जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपनी सेकंड क्लास जो है उसका स्टार्ट करने लगे हैं। और जो पहली क्लास थी वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास थी और उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने क्या क्या कवर करना है। और उसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि उस पेपर को एमए के पेपर को हम कैसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम जरा एक सैंपल पेपर देखेंगे अपना पेपर एमए का कि रियल एग्जाम जो है वो हमारा किस तरह का नजर आता है। ठीक है, तो ये सैंपल आप कह लें या एक रियल काइंड ऑफ द एग्जाम कह लें, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे और साथ साथ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो आप कंप्यूटर के सामने जब बैठेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो स्क्रीन है वो आपके सामने ओपन होगी। राइट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप राइट पेपर पे हैं? कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती से वो पेपर होता है आपका एमए का लेकिन अटेम्प्ट वो कर रहे होते हैं एफए का। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एग्जाम का नाम है वो सही हो, जिस पेपर के लिए आपने फीस पे की है वही एग्जाम में आप बैठ रहे हो। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारे एग्जाम का नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, एमए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितनी है जी, 2 आवर्स है। जैसे कि हमें पता है, हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था, 2 घंटों का पेपर होगा, 120 मिनट्स होंगे। और उसके बाद पासिंग परसेंटेज दी हुई है आपकी 50%। एसीसीए के कोई भी पेपर आप उठा लें, चाहे बेसिक पेपर्स हों या एडवांस पेपर्स हों, चाहे फाउंडेशन के पेपर हों या एसीसीए के कोई भी लेवल के पेपर हों, उसका पासिंग परसेंटेज या पास मार्क्स कितने हैं, 50%। सेक्शन कौन कौन से होंगे, हमारे पास 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, सेक्शन ए में हमारे पास 35 क्वेश्चंस होंगे और ईच जो है ऑफ वर्थ 2 मार्क्स होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर 35 क्वेश्चंस हैं सो 35 इंटू 2 किया तो 70 मार्क्स या 70% हमें यहां से सेक्शन ए से मिलेंगे। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एमटीक्यूज कहलाते हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस कहलाते हैं, और हर क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो कितना होंगे, 10 मार्क्स होंगे। सो 10 इंटू 3 क्वेश्चंस हुए तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आए, 30 मार्क्स। सो 70 प्लस 30 टोटल मार्क्स कितने बने, 100। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल मार्क्स हमेशा एसीसीए के हर पेपर के 100 मार्क्स हैं, उसमें से हमने मिनिमम कितने स्कोर करने हैं, 50% स्कोर करने हैं टू गेट पास्ड। 49 फेल में आएगा, 50 पास में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे एक नीचे एक नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का जो बटन है, आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करेंगे और ये इंस्ट्रक्शन की स्क्रीन है। बेसिकली इसके अंदर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इस इंटरफेस से कैसे नेविगेट करेंगे। यानी कि आप कौन से बटन को दबाएंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, कौन से बटन को दबाएंगे तो आप पिछले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पे जो रेड कलर का बटन है वो नेक्स्ट के लिए यूज होगा और ब्लैक कलर का जो बटन होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, बैक के बटन के लिए इस्तेमाल होगा, मूविंग बैक के लिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे जी, हम नेक्स्ट दबाएंगे। अब ये आपको बता रहा है कि देखें, जब आप कोई सवाल कर लेंगे, जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपका यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो सर्कल हो जाएगा, यानी कि फिल हो जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, फिर हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट एग्जाम करेंगे। जब हम स्टार्ट एग्जाम करते हैं तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो रहा है और सेक्शन ए के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है 0 ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्क्स का है। राइट जी। टाइम रिमेनिंग, कितना टाइम हमारे पास है, 2 घंटे। अब ये काउंट डाउन शुरू हुआ हुआ है, यानी कि अगर आप 2 घंटों में आप ये अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि कितना टाइम गुजर चुका हुआ है, कितना टाइम रिमेनिंग है, तो यहां से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर आपको 4 चॉइसेस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और उसमें से आपने 1 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। राइट जी।
फॉर एग्जाम्पल, चूंकि ये सैंपल पेपर, मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं, ये साथ मुझे बता रहा है कि ये आंसर गलत है। चूंकि ये सैंपल पेपर है, साथ साथ मार्किंग करके दिखा रहा है, लेकिन रियल पेपर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रियल पेपर में आपको जो आंसर्स या आपको जो मार्क्स पता चलेंगे जब आप फिनिश करेंगे, जब आप कंप्लीट करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, वो कैसे पता चलता है मैं भी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे सामने वो कह रहा है कि जी विच टाइप ऑफ द बेंचमार्किंग इज द कंपनी यूजिंग। डेफिनेटली ये जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा बेंचमार्किंग क्या होती है और इसका आंसर कैसे करेंगे। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां पे ये वाली ऑप्शन जो है मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करता हूं, अगले सवाल की तरफ चला जाऊंगा। जब मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूं तो मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं नेक्स्ट कलर चला जाता हूं। अब लेट्स सपोज कि ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर नहीं पता या मेरे से कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। अब एसीसीए ने आपको एक साइन दिया है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग साइन। कौन सा साइन बोलेंगे जी? फ्लैग साइन का। ये फ्लैग साइन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिव्यू लेटर। यानी कि अगर आपको कोई आंसर अभी पता नहीं चल रहा या आपके ज़हन में आंसर नहीं आ रहा तो आप इसको एज अ रिमाइंडर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि यार बाद में इसको मैं रिव्यू करूंगा। ठीक है, तो हम इसके लिए फ्लैग का साइन ऑन कर देंगे। जब ये फ्लैग का साइन ऑन करूंगा, देखें इसका कलर चेंज हो गया। सो यहां पे मैंने कलर चेंज करके ये फ्लैग का साइन ऑन हो गया। अब मैं आगे चला जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूं। अब लेट्स सपोज कि इसका मुझे आंसर जो है वो यहां पे, अब आप जरा गौर कीजिएगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो बॉक्स एंट्री क्वेश्चन का आ रहा है। यानी कि अब आपने कैलकुलेशन करनी है और यहां पे आपने कीबोर्ड से फिगर्स को एंटर कर देना है। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे फिगर लिखी 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसने इसको गलत कंसीडर किया चूंकि उसके डेटा में ऑलरेडी सजेस्टेड आंसर मौजूद है। मैं आगे चला जाता हूं, नेक्स्ट करता हूं। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की, ये चार में से एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है। मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की, वो मुझे साथ साथ बता रहा है कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, कितने मार्क्स बनते हैं, 2 आउट ऑफ 2। ये वाली ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद मैं चला जाता हूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं, अब मैं देखता हूं कि यार कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम प्रोग्रेस मेरी क्या रही। तो अब अगर आप देखें तो यहां पे वो आपको बता भी रहा है कि आपने 8% अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है। यहां पे नजर आ रहा है आपको 8% कंप्लीटेड। सो एग्जाम 8% कंप्लीट और टेस्ट प्रोग्रेस डिटेल्स यहां पे दी हुई हैं। टेस्ट प्रोग्रेस डिटेल में अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये देखें कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं, 4। ये आपको डार्क नजर आ रहा है ना साइंस, ये डार्क सर्कल्स हुए हैं ऑलरेडी। इसका मतलब है कि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और मैंने एक क्वेश्चन के साथ फ्लैग डाला था, फ्लैग का साइन ऑन किया, भाई फ्लैग नजर आ रहा है। अब जब मैं पूरे क्वेश्चन कर लूंगा और जहां जहां पे मैंने फ्लैग्स लगाए होंगे उन क्वेश्चंस को मैं एंड पे क्या कर रहा हूंगा, रिव्यू कर रहा हूंगा। एंड पे देख रहा हूंगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से उसको रिव्यू करके आंसर करना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर वापस जाऊंगा तो वो देखें वही क्वेश्चन जो है वो मुझे नजर आ रहा है। अब एक और भी फायदा है, ये जो टेस्ट प्रोग्रेस डिटेल है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन पे जंप करना है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 9 पे जाना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाऊंगा। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 को क्लिक करूंगा तो 10वें पे चला जाऊंगा। तो दो तरीके हैं क्वेश्चंस के साथ नेविगेट करने के। वन इज कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, सीक्वेंस में चलते जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप जंप कर सकें क्वेश्चन को, यानी कि लेट्स सपोज कि आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखना चाहते हैं तो आप 16 पे क्लिक करेंगे तो आप 16 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे। अब लेट्स सपोज कि ये जो क्वेश्चन है आपको, इसमें भी आपने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज कि मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और मैं आगे चला जाता हूं, नेक्स्ट कर लेता हूं। अब इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा, मैं फ्लैग लगा दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट चला जाता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें आप, आपको ग्राफ्स उसने दिए हुए हैं, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो पहले आप ये डाटा पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपने ग्राफ्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और आपको पता चलेगा कि ये गलत है या ठीक है, क्योंकि ये सैंपल पेपर है, साथ साथ आपको बता रहा है। आगे अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पे आपको दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है।
पहले जो क्वेश्चंस हम देख के आए हैं, एक तो नंबर एंट्री क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते फिगर को एंटर किया। दूसरा हमने क्या करना है कि दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, वो 4 में से एक ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना था। आउट ऑफ 4 एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब यहां पे हमारे पास 4 में से 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वो क्या कह रहा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग। अब यहां पे ये हो सकता है कि आपकी एक ऑप्शन ठीक हो और एक ऑप्शन गलत हो। जो ऑप्शन आपकी ठीक होगी आउट ऑफ 2 उसके मार्क्स मिल जाएंगे, और जो गलत होगी उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये और ये वाली जो ऑप्शन है ये मैंने सेलेक्ट की, या ये और ये सिलेक्ट की, या ये और ये सिलेक्ट की, तो एट ए टाइम आप सिर्फ 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहली और चौथी ऑप्शन मैंने टिक की तो मेरे सामने ये 2 ऑप्शन जो है वो उसके मुझे मार्क्स मिल गए। गॉट इट जी। फॉर एग्जांपल जी मैं इसको अनचेक करता हूं, अब मुझे वो नंबर नहीं दे रहा, यहां पे सिलेक्ट करता हूं तो नंबर मिलते हैं। लेकिन पेपर में आपको इस तरह होता है कि आपको वो जो ऑप्शंस हैं अगर एक गलत है एक ठीक है तो उसके नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट पे चले जाते हैं जी। नेक्स्ट में अगेन ये जो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें से हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। फिर हम आगे चलते हैं, ये नंबर एंट्री क्वेश्चन आ गए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितनी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सेक्शन ए के अंदर पूछ सकता है। नंबर एंट्री के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एक ऑप्शन का भी आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है, 2 ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो ये अभी तक हमने 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अगेन 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग। फिर हमने आगे चलना है, फिर एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और भी, जैसे कि यहां पे आपके नंबर एंट्री क्वेश्चंस हैं, ये सारे ऑप्शंस वाले हैं। ठीक है जी, इसमें से भी एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, फिर ये भी एक ऑप्शन वाले हैं। अब ये देखें, ये जरा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है रोज में, एक ये और एक ये, और दोनों ऑप्शंस में आपने दोनों ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करना है। इसको बोलते हैं मैचिंग क्वेश्चंस, कि आपने मैच करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब आप क्या करेंगे, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, क्या ये ठीक है ये गलत है, जो भी है हमने सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो ये ट्रू है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस की टाइप्स देखी हैं। फिर सेक्शन ये वाला आ गया जी, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब ये देखें, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन 2 स्टेटमेंट का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन ऑप्शन आपके पास एक ही दी हुई है। ये देख रहे हैं, एक तरफ आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ है, एक तरफ ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। इसको भी मैचिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पे ये सिलेक्ट किया और आगे चले गए। अभी तक हमारा कितना पेपर कंप्लीट हुआ है, 18% कंप्लीट हुआ है। और हमारा कितना टाइम रहता है जी, 1 घंटा 50 मिनट रहते हैं रिमेनिंग। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के अंदर हम 36 क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखें, ये एक मिनी सिनेरियो आपको दिया हुआ है एग्जाम में, और आपको डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये 2-3 टास्क आपको बना के देगा। और उन टास्क के अंदर आपने हर ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहां पे आपने ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है, रेलिवेंट है तो आपने इसको क्लिक कर दिया। जितनी आपकी ऑप्शन ठीक होती जाएंगी उसके उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। इसी तरह मैं कहता हूं जी ये रेलिवेंट है, इसके मार्क्स नहीं मिले, ये इररेलेवेंट है। अब देखें कितने मार्क्स मिल गए, 1.5 आउट ऑफ 5, यानी कि ये 5 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, 5 नंबर हैं टास्क 1 के। टास्क 2 के कितने नंबर हैं, 3 मार्क्स हैं। टास्क 3 के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये वेरी करेंगे, टास्क वेरी करेंगे, लेकिन ये जो टास्क होंगे ये हमारे किस पे बेस करेंगे, ये सिनेरियो पे बेस करेंगे। यहां तक कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो पेपर के फॉर्मेट के हवाले से? तो हमें एक मिनी सिनेरियो दे दिया, उस मिनी सिनेरियो से रिलेटेड हमारे टास्क दिए गए, उन टास्क में से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, तब हम आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं हमारी प्रोग्रेस क्या रही। ये देखें, अभी हम 36, अभी उसने हाईलाइट नहीं किया इसको चूंकि अभी चल रहा है,
अभी पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। अब जब हम रियल पेपर में सामने स्क्रीन के बैठे होते हैं, तो जब हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, फिर हम ये साइन, आप यहां पे नजर आ रहा होगा एग्जिट का। एग्जिट का जो साइन है, इसका मतलब है कि अब आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब आप उस पेपर से निकलना चाहते हैं, यानी कि आप फिनिश करना चाहते हैं। ये पेपर को फिनिश करने के लिए आप एग्जिट का बटन दबाएंगे। अब जरा देखिएगा क्या होता है। मैं इसको दबाऊंगा एग्जिट को, तो वो मुझे बता रहा है कि अभी तक मैंने कितने सवाल कंप्लीट किए हैं। इनकम्प्लीट क्वेश्चंस 29 हैं, फ्लैग क्वेश्चंस 2 हैं। इसका मतलब है बाकी क्वेश्चन मेरे क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। यूजुअली ये इनकम्प्लीट के बारे में बताता है और फ्लैग के बारे में बताता है। वो कहता है आर यू श्योर यू विश टू एग्जिट। वो कहता है आपने क्या वाकई ही एग्जिट करना है, यानी कि वो ये कह रहा है कि अभी भी सोच लो, एग्जिट करना चाह रहे हो कि नहीं, चाहते हो कि नहीं। तो मैं कहता हूं यस। अब देखें यहां पे कितना टाइम लगा है मेरे रिजल्ट्स आने में, सेकंड्स लगे हैं। सेम इसी तरह रियल पेपर में भी आपको सेकंड्स में आपको रिजल्ट फौरन आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वो आंसर उसमें सेव रहेगा, और जब आप एग्जिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो दिस इज हाउ द रियल पेपर लुक्स लाइक टू बी। आप इसको अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से देखना चाहते हैं, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि ये सैंपल पेपर मैं कैसे देखूं, कैसे मैं इसको एक्सेस करूं। तो आप जाएं गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके आप यहां पे लिखें ACCA MACBE डेमो। आपने क्या लिखना है, ACCA MACBE डेमो। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा वो इसी का होगा, CBE एंड पेपर स्पेसिमेन एग्जाम। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, कौन सी विंडो पे आएंगे हम। वो अब आपको यहाँ पे सारे स्पेसिमेन एग्जाम्स जो है वो MA के स्पेसिमेन एग्जाम दिखाएगा। अब यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है वो है CBE स्पेसिमेन एग्जाम एंड MTQs। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ACCA क्वालिफिकेशन 2025 इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फंडामेंटल लेवल इसको सिलेक्ट किया। अब इस लेवल, इसमें आपके तीनों पहले पेपर्स ACCA के सैंपल पेपर्स मौजूद हैं, FA का भी, MA का भी और BT का भी। अब आप 2 पेपर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप MA का भी देखना चाहते हैं और FA का भी देखना चाहते हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, MA के ऊपर। तो मैं यहां पे जाऊंगा, फुल एग्जाम के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए ये वही विंडो है जो मैंने ओपन की हुई थी आपके सामने, पहले वाला। ठीक है जी। तो इसको एक दफा घर जाके आपने जरूर ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे होता है, कैसे मैं नेविगेट करूंगा। इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, और जब इंशाअल्लाह ताला हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो इसको आपने फाइनल पेपर में जाने से पहले एक दफा जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लाजमी अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट अंडरस्टैंड कि यार रियल पेपर में वो आपको ना उसका पता नहीं चलेगा कि यार मैंने उससे नेविगेट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। यहां तक कोई सवाल आपका है तो पूछ लें। बहुत आसान है, इसमें कहीं पे भी आपने कोई कैलकुलेशंस करके नहीं दिखानी, आपने सिर्फ, आपको रफ पेपर दिया जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे आपको ब्लैंक पेपर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, ब्लैंक शीट्स दे दी जाएंगी। जब आप सिस्टम के सामने बैठेंगे शीट्स दे दी जाएंगी और आपके पास अपना पेन मौजूद होगा, पेन आप लेके जाएंगे और शीट्स आपको वहां से मिलेंगी। पेन और कैलकुलेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, और जब आप पेपर, ये रफ शीट्स कहलाती हैं। रफ शीट्स पे आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, वर्किंग्स करेंगे। नीट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपकी ये रफ शीट किसी ने नहीं देखनी। एग्जामिनर कंसर्न्ड है आपके आंसर से कि आपका आंसर ठीक हो। एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग को चेक कर ही नहीं रहा। और बाय द वे, अब ACCA के किसी भी पेपर में हम कोई भी इन राइटिंग कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करते। हमारा कोई भी पेपर मैनुअल नहीं है, हमारे सारे पेपर्स अब कंप्यूटर बेस्ड ही हैं ACCA के, पहले से लेके आखिरी तक।
ठीक है। हाँ, शीट्स आपको मिलेंगी, वो शीट्स आपने एज इट इज वापस कर देनी है। जो भी गंदी शीटें होंगी वो आप वापस करके घर आ जाएंगे। ओके जी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो एसीसी आपको प्रोवाइड करता है इस लेवल के ऊपर, एमए के ऊपर। आपको फॉर्मूला शीट्स दी जाएंगी, आपको टेबल्स दिए जाएंगे जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी हैं, कुछ स्क्रीन्स के ऊपर आपको कैलकुलेटर्स भी मौजूद होते हैं, आप उसके ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कैलकुलेटर साथ कैरी करना पड़ेगा, साथ आपको अपना एक पेन कैरी करना पड़ेगा, और कोई मटेरियल इसके अलावा आप कैरी नहीं करेंगे। हाँ, आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा, जो भी आपका डॉकेट होगा एग्जाम का वो आपने साथ लेके जाना है ताकि आपका एग्जाम के अंदर एंट्री हो सके। ठीक है जी। तो ये मैंने समझा कि कल चूंकि हमने ओरिएंटेशन की, आज हमने कहा कि यार पेपर को डिस्कस किया जाए कि कितनी तरह के सवाल हमें एमए के अंदर पूछता है और उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी विंडो कैसी नजर आएगी, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। और आज इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट होगा एमए के अंदर या एफएमए के अंदर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और आपके सामने चैप्टर नंबर 1 जो है वो आ गया। नाम है जी हमारे चैप्टर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम फिर आगे ग्रेजुअली मूव करेंगे। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि ये जो चैप्टर है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द ऑल द अपकमिंग चैप्टर्स। और इस चैप्टर के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारे सामने प्लानिंग का क्या स्टेजेस होती हैं, प्लानिंग कैसे की जाती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है। फिर कुछ रियल एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इससे हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने का हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, या किन एरियाज जो हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है जी, तो आगाज करते हैं जी हम अपनी डिस्कशन का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। हमारा जो पेपर है एमए का, उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एमए रेफर्स टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमए रेफर्स टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रांच है। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स आपने कुछ पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि हर सब्जेक्ट जो है उसकी सब ब्रांचेस भी होती हैं। अगर मैं कहूं कि साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के अंदर कौन कौन से फर्दर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, ऐसे ही है जी। अब इसी तरह अकाउंटिंग जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, और जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहली जो ब्रांच है अकाउंटिंग की सिर्फ मैं बात करूं तो एक अकाउंटिंग कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी अकाउंटिंग की ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और तीसरी जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कितनी ब्रांचेस हैं, 3 मेन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। अब यहां पे जो हमारा पेपर है एमए का, इसके अंदर हमने 2 ब्रांचेस की बात करनी है। एक तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे और एक हम
मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, ये जो टॉपिक है, ये जो ब्रांच है, ये डिस्कस की जाती है एफए के पेपर के अंदर, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो अब हमने ये समझना है कि यार ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसको हमें फायदा क्या मिलता है इसको यूज करते हुए। तो मैं इसको यहां पे रेज करूंगा और उसके बाद मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट डज मीन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने क्या सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंफॉर्मेशन को भी, टू द मैनेजर्स इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देम प्लान, कंट्रोल एंड मेकिंग द डिसीजंस। कितने पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट किए, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्लान, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। वन बाय वन हम समझते हैं। फाइनेंशियल, हर वो चीज जिसको आप फाइनेंशियली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी मॉनिटरी होती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि कंपनी ने 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने 5 लाख का रेवेन्यू कमाया, कंपनी ने $10,000 का लॉस किया, कंपनी ने इतने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, इतना बिजनेस में पैसा लगाया, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन और डेटा के अंदर आगे चल के हम फर्क भी करेंगे, लेकिन यहां पे समझने की बात है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी दे रही है। यानी कि फाइनेंशियल को अगर मैं ये कहूं कि ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही है और साथ साथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही है। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताना। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम बताते हैं तो वो नॉन फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल किसको बता रही है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बता रही है। जैसे मैं कहता हूं कि यार आज आप बड़े खुश हैं, अब वो जो खुशी है उसको आप क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करें, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मैं कहता हूं मेरा स्टाफ बड़ा मोटिवेटेड है, मेरा स्टाफ बड़ा खुश है, मेरा स्टाफ बड़ा आज एफिशिएंट है, वो क्या है, वो क्वालिटेटिव है, वो नॉन फाइनेंशियल है। अब नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कितना खुश है, कस्टमर्स क्या मेरे से हैप्पी हैं या नहीं है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, क्वालिटी के बारे में बताना, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है बुरी है। तीसरे नंबर पे मोटिवेशन के बारे में बताना, वर्कर्स की मोटिवेशन कैसी है, क्या बड़े मोटिवेटेड हैं या नहीं मोटिवेटेड हैं काम की तरफ, ये क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल है। मैं बता रहा हूं कि जी कंपनी बड़ा इनोवेट कर रही है, नई नई चीजें लेकर आ रही है मार्केट में, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रही है, नई चीजें इंट्रोड्यूस मार्केट में कराई हैं। अब आप इन फीचर्स को क्वालिटेटिवली देख रहे होंगे। जो क्वालिटेटिव चीज होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ जाता है, जैसे मैं प्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूं कि आज हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आज हमने इतना बिजनेस में प्रॉफिट लिया है, आज हमारा इतना मार्जिन था प्रॉफिट का, आज हमारी कॉस्ट इतनी आई, आज हमारा एक्सपेंस इतना हुआ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, फाइनेंशियल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम दो तरह की इंफॉर्मेशन से डील करेंगे, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, सवाल ये पैदा होता है, ये किसको दी जाती है, ये मैनेजर्स को दी जाती है। अब मैनेजर्स कौन लोग होते हैं ये समझना जरूरी है। मैनेजर्स लोग होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1 मिलियन है, आपने एक बिजनेस लगाया, फॉर एग्जाम्पल ईवी बाइक्स का, ईवी का बिजनेस लगा दिया $1 मिलियन से, राइट।
आपने फैक्ट्री लगा दी, आपने बिजनेस को सेटअप कर दिया, आपने $1 मिलियन बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब देखें जो ईवी का ओनर है, जो ईवी कंपनी का ओनर है, 1 मिलियन लगा के वो अब उसने आपको बिजनेस सेटअप करके दे दिया। आगे वो क्या करेगा? डिफरेंट मैनेजर्स हायर करेगा जो उसके लिए काम करेंगे, और उसके लिए काम करने का मकसद क्या है कि उस कंपनी के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उस बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। इन अदर वर्ड्स, देखें, ईवी का जो ओनर है वो तो सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सरमायादार है वो तो, लेकिन क्या वो प्रोडक्शन को जानता होगा? नहीं। क्या वो फाइनेंस को जानता होगा? नहीं। क्या वो आईटी का एक्सपर्ट होगा? नहीं। क्या वो एचआर का एक्सपर्ट होगा? नहीं। क्या वो आपके टैक्स का एक्सपर्ट होगा? नहीं। अब ऑनर ने क्या किया? उसने आगे मैनेजर्स रखे, मैनेजमेंट के लोग रखे, उनको ड्यूटीज असाइन की कि यार तुमने इस प्रोडक्शन को तुमने ये देखना है, प्रोडक्शन के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम आईटी के लिए जिम्मेदार हो, तुम टैक्स के लिए जिम्मेदार हो, तुम इस एरिया ऑफ बिजनेस के लिए जिम्मेदार हो। तो लिहाजा ये जो मैनेजर्स हैं ये किसके लिए काम करेंगे? ऑनर्स के लिए काम करेंगे। और मैनेजर्स कहां पे होते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन द कंपनी होते हैं। अब ईवी यहां पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक खास मकसद के तहत इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ईवी दी, ईवी की एग्जाम्पल दी। अगर आप पेप्सी की बात करें तो पेप्सी एक कंपनी है जिसके अंदर आपके बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो सारे एक मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं, एक मकसद को अचीव करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस आपका बगैर मकसद के नहीं चलता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर मकसद के नहीं बनाई जाती। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स रखे। अब मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं? मैनेजर्स 3 तरह के काम करते हैं। पहला काम होता है प्लानिंग का। क्या काम होता है? प्लानिंग। दूसरा रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कंट्रोल का। और तीसरा काम होता है डिसीजंस का। मैनेजर्स 3 काम करते हैं दिन में। प्लानिंग भी करते हैं, डिसीजन भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। अब इसको हम जरा थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग जो है, प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बताएं, क्या मतलब होगा प्लानिंग का? आपने कभी अपनी जिंदगी में प्लानिंग की है? करते हैं प्लान? आज मैं क्या खाऊंगा शाम में, आज मैं किधर जाऊंगा, आज मैं क्या खेलूंगा, आज मैं क्या बनाऊंगा, करते हैं। और प्लानिंग आने वाले वक्त की करते हैं या माजी की करते हैं? आने वाले वक्त की प्लानिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि मेरे क्या टारगेट्स हैं जो मैंने आगे अचीव करने हैं। आप यहां पे जो बैठे हुए हैं, आपके ज़हन में कोई ना कोई प्लान है ACCA को लेके कि मैंने इंशाल्लाह ताला 1-2-3 सालों के अंदर मैंने अपना ACCA क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है। मैं एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहता हूं, अच्छी लेवल पे काम करना चाहता हूं, मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम करना चाहता हूं, मैं एज अ अकाउंटेंट के तौर पे काम नहीं करूंगा। हम जब ACCA करते हैं तो हमारे सामने प्लान ये होता है कि यार हमने ACCA करने के बाद कोई क्लैरिकल जॉब्स नहीं करनी, आम जॉब में नहीं करनी, अकाउंटेंट की, बेसिक अकाउंटेंट की जॉब नहीं करनी। हाँ, हमारा कैरियर का आगाज बेसिक लेवल से होगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपनी एक टॉप पोजीशन पे जाके काम करना है। मैंने कल को कंपनी का CFO बनना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनना है। मैंने कंपनी की पूरी फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है। मैंने पूरी कंपनी, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हैं।
मेरा सामने मकसद है कि मैं पेप्सी कंपनी का सीएफओ बनूं और मेरे पास पूरी दुनिया की ब्रांचेस हों जिसके फाइनेंशियल मैटर्स को मैं अकेला देख रहा हूं. दिस इज गोना बी माई प्लानिंग. गॉट इट जी. तो जो इंसान अपनी जिंदगी में प्लान नहीं करता वो फेल हो जाता है. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल और इवन फॉर द कंपनी और फॉर द बिजनेस. आप अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या आप प्लान नहीं करते? प्लान करते हो, उस ट्रिप को प्लान करते हो. आपके सामने उस ट्रिप का मकसद भी होता है कि यार मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैंने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, वहां पे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फॉर एग्जाम्पल. तो मेरे सामने उसका मकसद होगा, मेरे सामने उसका गोल होगा, मेरे सामने उसके टारगेट्स होंगे. तो प्लानिंग का मतलब क्या है? टारगेट को सेट करना. प्लानिंग का मकसद क्या है? गोल्स को सेट करना. प्लानिंग का मकसद क्या है? मैं अपने अल्टीमेट गोल के बारे में क्लियर हूं, मैं अपने मिशन के बारे में क्लियर हूं और मुझे यह भी पता हो कि मैंने अपने मिशन को कैसे कैसे अचीव करना है. दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट? प्लानिंग. अब हम जरा इसको मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. मैनेजर्स क्या प्लान कर रहे होते हैं? यार फ्यूचर में हम कितनी नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएंगे. मार्केटिंग वाला प्लान कर रहा होता है कि यार फ्यूचर में मार्केटिंग का बजट कितना होगा, मैं कहां पे कितना खर्चा करूंगा, बिलबोर्ड पे कितना खर्चा करूंगा, टीवी की एडवर्टाइजमेंट में कितना करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कितना करूंगा. दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट? हिज प्लानिंग. प्रोडक्शन मैनेजर प्लान कर रहा है चीजों को, वो देख रहा है कि यार मैं आज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, कल कितने करूंगा, परसों कितने करूंगा, मेरे पास कितने ऑर्डर्स आएंगे, तो मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा. फाइनेंस वाला बंदा प्लान कर रहा है कि यार मैं बिजनेस के लिए कहां से पैसा उठाऊंगा. आईटी वाला ये देखना चाह रहा है कि यार फ्यूचर में मुझे कितने सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी कंपनी को मैनेज करने के लिए. एचआर वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल हम कितने लोग और हायर करेंगे. ये क्या है? ये सारी प्लानिंग है जो चल रही है. बजट्स बनाना कंपनी के, हमारा हर साल बजट बनता है, पूरे पाकिस्तान का बजट बनता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बजट बनता है. वो क्या कर रहे होते हैं? प्लानिंग की तो कर रहे होते हैं. तो पहला मकसद मैनेजर्स के रोल का क्या है? पहला काम मैनेजर्स क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. ठीक है. दूसरा काम, दूसरा मेन काम है, अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैनेजर्स के 3 रोल्स होते हैं. प्लानिंग, दूसरे नंबर पे डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? चॉइस करना, चूज करना बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज. एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने एफएससी कंप्लीट की, आपने अपना इंटरमीडिएट क्लासेस जो है उससे जान आपकी खत्म हुई, 11th एंड 12th आपने क्लास कंप्लीट की. अब आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक है कि आप सीए स्टार्ट कर दें, दूसरा काम आप कर सकते हैं बैचलर स्टार्ट कर दें. राइट जी. अब आपने इसके बारे में प्लानिंग तो पहले की होगी कि सीए करूंगा, कितना टाइम लगेगा, कहां से करूंगा, सारी चीजें आपने प्लानिंग में एवेल्युएट की होंगी, देखी होंगी. यहां पे अब हम देख रहे हैं कि यार मेरे लिए प्लानिंग तो मैंने की है, अब मैं प्लान करने के बाद देखूंगा कि यार मेरे लिए कौन सी ऑप्शन फिजिबल है या सुटेबल है, और उस ऑप्शन में से मैं सिलेक्ट करूंगा. मैं कहता हूं यार मेरे लिए सीए या एसीसीए ही बेहतर ऑप्शन है, मैंने इसको चूज कर लिया. जब आप डिफरेंट डिसीजन में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग. ये करूं या ये करूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए अच्छा है. जैसे आप अगर एक दुकान पे जाते हो चीज खरीदने के लिए, आपको एक दुकान पे चीज की कीमत मिल रही है 500 रुपए की, दूसरी दुकान पे आपको वही चीज जो है 600 रुपए की मिल रही है.
कॉस्ट इतनी आ रही है, लेकिन जब आप चीज खरीदते हो तो साथ आप ये भी देखते हो कि यार उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो क्वालिटी है ये बी क्वालिटी है, ये क्वालिटी ए है। तो जब डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी। जब आप अपने कैरियर का डिसीजन लेते हैं तो क्या आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते। डिसीजन मेकिंग में याद रखने वाली बात यह होती है कि हम एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले हम देखते हैं कि उसका मुझे फायदा क्या होगा और उस पर खर्चा कितना होगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। आप अपनी जिंदगी की एग्जांपल ले लें कि अगर आपने कोई गाड़ी भी खरीदनी है, आप डिसाइड करें कि सुजुकी की गाड़ी लूं या होंडा की गाड़ी लूं, क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप छोटी से छोटी दुकान पे जाएंगे चीज खरीदने के लिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चल रहा होगा कि यार ये कॉस्ट कम पड़ रही है, क्वालिटी अच्छी है। जो क्वालिटी और कॉस्ट का रिलेशनशिप है वो आप यहां पे डिसीजन लेते हुए करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मैंने डिसाइड करना है कि मैं एक्स प्रोडक्ट को लॉन्च करूं या वाई प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। एक्स को लॉन्च करता हूं, इसकी कॉस्ट आती है $100 की, इसकी कॉस्ट आती है $120 की। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज कि एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने एक मॉडल बनाया एक्स, दूसरा मॉडल बनाया वाई। उसने कहा कि यार एक मॉडल $100 का बनता है एक्स का, वाई बनता है $120 का, राइट। एक्स जो है उसकी क्वालिटी ए प्लस है और ये इसकी क्वालिटी AA+ है। इसका मतलब है कॉस्ट और बेनिफिट का रिलेशनशिप मैंने आइडेंटिफाई किया, मुझे पता चला वाई मॉडल को लॉन्च किया जाए इसलिए कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट होगी मेरे लिए, ये प्रीमियम मॉडल होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी कॉस्ट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कई दफा कॉस्ट और क्वालिटी साथ साथ चल रही होती है। अच्छी चीज को लॉन्च करने के लिए अच्छी प्राइस, आपको कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ती है। अगर आप एक गाड़ी BMW की खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी प्राइस भी ज्यादा है। अगर आप सुजुकी की गाड़ी खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी एवरेज है, प्राइस भी कम है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि कॉस्ट कम हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो। गॉट इट? यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमने जब डिसीजन लेना है, मैनेजर्स डिसीजंस भी लेते हैं, वो दिन भर में फैसले कर रहे होते हैं कि यार आज मेरे सामने कौन सा डिसीजन है जो मैंने करना है, और हमेशा डिसीजन बेस्ट करना होता है। आप डिसीजन गलत नहीं करेंगे, इसलिए कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं अगर आपने जिंदगी में गलत फैसला कर लिया तो आपका पूरा कैरियर भी तबाह और बिजनेस भी तबाह हो सकता है। और आखिरी बात जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो डिसीजन होते हैं फ्यूचर के बारे में। डिसीजन आप ले रहे होते हो फ्यूचर के बारे में। हां, माजी को जरूर देखोगे, फैसला साजी करते हुए माजी को जरूर देखा कि माजी में मैंने कोई गलती तो नहीं की थी, कोई मैंने गलत फैसला तो नहीं किया था, या माजी के अंदर मैंने किस बात पे नुकसान उठाया था, मैंने अपना बिजनेस का, कारोबार का मैंने सत्यानाश कर दिया था, क्यों कि मैंने उधार पे बहुत सारी चीजें उठा ली थी। गॉट इट? तो लिहाजा डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के बारे में होती है। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं कि ये फैसला करूं या ये वाला फैसला करूं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। और ये फैसला करने से पहले आपने प्लान किया होगा कि आपने जिंदगी में अचीव क्या करना है। प्लानिंग अच्छी होगी तो डिसीजंस भी आप अच्छे लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मकसद क्या होता है? कंट्रोल के लिए हम ये कहते हैं कि जब हमने प्लान किया, मैंने प्लान किया था, वही वाली एग्जांपल कि एफएससी के बाद मैंने प्लान किया था मैं सीए करूंगा, ये ठीक है, या एसीसीए करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एसीसीए की तरफ जाता हूं। एसीसीए करने के लिए मैंने क्या किया, अब मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने क्रेसेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारी मौजूद थी, मेरे पास ए भी इंस्टीट्यूट है, बी भी इंस्टीट्यूट है, सी भी इंस्टीट्यूट है, डी भी इंस्टीट्यूट है। मैंने कहा यार क्रेसेंट कॉलेज में पढ़ूंगा, ये मैंने फैसला कर लिया। क्रेसेंट कॉलेज में मैंने जब फैसला कर लिया पढ़ने का,
2-3 महीने गुजरे तो मैंने टेस्ट वगैरह दिए, मुझे पता चला कि यार मेरे जो टेस्ट हैं उनमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब रिजल्ट्स आपके अच्छे भी आ सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, बुरे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। अब बात यह है कि जब आपके पास खुदा न खास्ता बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने फाइनल एग्जाम में बैठना है भाई। आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि यार क्या मैं अपने मकसद को अचीव करूंगा या नहीं करूंगा। यानी कि अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और आप यहां पे कहीं पे डेविएट कर जाते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, तो कंट्रोल का मकसद क्या होता है कि दोबारा उसी को ऊपर वापस अपने टारगेट्स के ऊपर इंसान को वापस आ जाना चाहिए। यानी कि जैसे हम अपना मुआवजा करते हैं, अपना देखते हैं कि यार कहां पे मैं गलत हूं, मैंने अपने आप को ठीक कैसे करना है, इसलिए हम कंट्रोल को क्या बोलते हैं? करेक्टिव एक्शंस। इन करेक्टिव एक्शंस में हम दो चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा प्लान क्या था ओरिजिनली, और हमने एक्चुअली क्या अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्लान एसीसी के पेपर के लिए था कि यार मैं 80% स्कोर करूंगा, एक्चुअली मैंने सिर्फ 60% स्कोर किया। इसका मतलब है मैं कितने से पीछे रह गया? मैं 20% से पीछे रह गया। मैंने टाइम टेबल तो बड़े बनाए थे, ये भी करूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ के मैं इतने टेस्ट में क्वेश्चन टेस्ट दूंगा। वो मैंने प्लानिंग तो बड़ी की थी। एक्चुअली मैंने क्या अचीव किया? क्या मैंने अपने टारगेट को अचीव किया या मैं पीछे रह गया? अगर मैं पीछे रह गया तो क्यों रह गया? उसके लिए मैं क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। सो 3 काम मैनेजर्स कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, ऑर्गेनाइजेशन में: प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है बेटा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये आपको इंफॉर्मेशन देगी, फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी। किसको देगी? मैनेजर्स को देगी। मैनेजर्स उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल में लाते हुए क्या कर रहे होंगे? प्लानिंग में यूज कर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग में यूज कर रहे होंगे और कंट्रोल में कर रहे होंगे। तो ये हमने आज जो सीखा, हमने सीखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है। इस डेफिनेशन को, सिंपल डेफिनेशन को एक दफा हम दोबारा देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, क्वालिटी क्या होगी, नॉन फाइनेंशियल है। कौन सी प्रोडक्ट बनाऊं, क्या कॉस्ट आएगी, फाइनेंशियल है। किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? मैनेजर्स को। कहां पे दे रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक और चीज याद रखनी है कि मैनेजर्स विद इन द कंपनी होते हैं, बाहर काम नहीं कर रहे होते, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो कौन से एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल के लिए। तो हमारा जो ये सिलेबस है ना पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। प्लानिंग के कुछ चैप्टर्स आएंगे, कुछ चैप्टर्स आपके आएंगे डिसीजन मेकिंग के, कुछ चैप्टर्स आएंगे कंट्रोलिंग के। आखिरी वाले खास तौर पे जो आपके चैप्टर्स होंगे ना, आखिरी 8-9 चैप्टर्स किताब के अंदर, वो आपके प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल के हैं। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आज सीखी है, इसलिए कि ये हमें एक रोड मैप बता रहा है कि यार आपने करना है तो करना क्या है इसके अंदर। कल हम थोड़ी सी और इससे आगे बात करेंगे, और यहां पे मैंने आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा तोड़ के बताया कि प्लानिंग में क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। आपके लिए मैंने आसान करके लिख दिया, प्लानिंग को डिफाइन किया कि यार टारगेट सेट करते हो,
ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आपकी जिंदगी के कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने अचीव करने हैं, और कैसे अचीव करूंगा, कैसे कैसे अचीव करूंगा। मैंने टारगेट बनाया, मैंने ACCA करना है, मैं घर बैठ के भी कर सकता हूं उस मकसद को अचीव, मैं क्लासरूम में भी पढ़ के कर सकता हूं, मैं किसी प्राइवेट ट्यूटर से भी पढ़ सकता हूं, मैं यूट्यूब से भी पढ़ सकता हूं। सेकंड, डिसीजन मेकिंग, पहले प्लानिंग की फिर डिसीजन लिया। डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स यूजिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या काम करते हैं, कंट्रोलिंग, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। क्या खोया क्या पाया, क्या करना चाहता था, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या मैंने माजी में कोई गलत फैसले तो नहीं किए जिसका खुमियाजा आज भुगत रहा हूं। ठीक है, अब आप रमजान में, प्रॉपर रमजान के स्टार्ट में आप क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, मैंने तरावियां भी पढ़ानी है, मैंने कुरान को इतना टाइम देना है, मैंने नमाजें भी टाइमली पढ़नी है, मैंने ज़कात भी देनी है, मैंने ये काम करना है। टारगेट सेट किए थे कि नहीं किए थे, किए थे। डिसीजन लिया आपने, मस्जिद के साथ राब्ता बनाया, नमाजें पढ़ी, एक्चुअली अपने प्लान्स को यूज किया। तीसरे नंबर पे जब रमजान खत्म हुआ, अपना आपने एनालिसिस किया, देखा कि यार मेरा ये रमजान अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा, मैंने शुरू में क्या सोचा था और मैंने अचीव क्या किया, क्या वही अचीव किया जो मैंने अपनी जिंदगी में सोचा था, या उससे बेहतर अचीव कर लिया, या कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया। अगर मैं पीछे रह गया तो अब मैं क्या करूंगा, करेक्टिव एक्शंस लूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट रमजान उसको अच्छे तरीके से गुजार सकूं। और बाय द वे, रमजान जो है ये आपको 11 महीनों की प्रैक्टिस सिखाता है कि आपने टाइमली नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह के हुक्म को भी मानना है, हुक्म की अदोली ना हो, आपने अपनी टाइमली ज़कात भी देनी है। वो सारे मामला जो आप एक महीने में प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने ये कहा कि यार मैं अब रोज कुरान की तलावत भी करूंगा, मैं रोज नमाज भी पढ़ूंगा 5 वक्त की जमात के साथ, ये सारा काम मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा होगी, और ताकि जो अगला रमजान आए वो मेरा एज पर माय प्लान हो, उसको मैं खूबसूरत बनाऊंगा। तो आप अपनी रियल लाइफ में भी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। हम प्लानिंग बुरी चीज नहीं है, हम अल्लाह ताला की मदद से प्लान कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी जो है उसको सामने रखते हुए हम प्लानिंग कर सकते हैं सामने, लेकिन डिसीजन भी अल्लाह की मदद से लिए जा सकते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर इंसान के पास प्लानिंग की भी पावर्स हैं, डिसीजंस भी अच्छे ले सकता है, डिसीजंस में हेल्प भी ले सकता है, आप एडवाइस ले सकते हो कि यार मैं ये फैसला करना चाह रहा हूं, क्या ये मेरे लिए अच्छा फैसला होगा। उसके लिए हम इस्तिखारा कर रहे होते हैं, करते हैं कि नहीं करते फैसलों के लिए। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग की जो स्टेजेस हैं उसको इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे, और प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या काम हम करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं। उसके लिए कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी क्या होती है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मिशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होने लगा है, और ये जो पहला चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह स्किल्स में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल आपका है तो पूछ लो। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात। आपको जो मैंने चीजें सिखाई हैं, आई होप के यू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ। डेली कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे होंगे ACCA के अंदर, नया नॉलेज, नई चीजें आपके सामने आएंगी। और कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे आते हैं CA से ACCA की तरफ आते हैं, ये पेपर आपका CA में मौजूद नहीं है, PRC लेवल पे ये पेपर आपका आता है जाके CAF लेवल के ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का।
ब्रॉड पेपर है, थोड़ा सिलेबस इसका लेंथी है, हमारे पास टोटल तकरीबन 18 चैप्टर्स होंगे इस पेपर के हवाले से, लेकिन कुछ चैप्टर्स उसमें से मुश्किल हैं, यानी कि टेक्निकल हैं, कुछ आसान हैं, बहुत आसान हैं, एक एक दिन में भी आप एक पूरा चैप्टर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो चैप्टर 1 है ये बेस है लर्न करने की अगले जो आने वाले चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह ताला। और चैप्टर 2 में हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि ये पेपर है तो है किसके बारे में। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।